हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। क्लास आपकी बिल्कुल सही समय पर शुरू हो चुकी है। हमारे साथ सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब यूपी जीके जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी क्या हमेशा ही होता है कि यहाँ पर हमारे तुक्के काम नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी अंदर की जानकारी होती है। किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुस के कोई मंदिर बना होगा, कोई ऐतिहासिक स्थान होगा, कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ होगा, ऐसी चीज़ें हमने इतिहास में कभी नहीं पढ़ी होती हैं। वो सारी चीज़ें घुस के पूछ लेता है अंदर से जाके। आप पेपर उठा के देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट का किसी का लोकगीत पूछ लेता है, किसी डिस्ट्रिक्ट की किसी मृदा के बारे में, किसी खेती के बारे में पूछ लेता है। तो इस क्लास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जुड़ जाएंगे हमारे साथ अगर सभी लोग, तो फिर मैं इस क्लास को शुरू कर देता हूं। और हाँ, मैं कहता हूं कि आप अपनी तैयारी को तैयार रखिए, मतलब तैयारी करते रहिएगा, अपनी तैयारी कंप्लीट रखिएगा। कभी भी जब वैकेंसी आती है तो मौके पर छक्का मारेंगे। आप चौके पर छक्का मारेंगे, या कह सकते हैं मौके पर छक्का मारेंगे। ठीक है, नहले पे दहला मारना पड़ेगा आपको वैकेंसी के टाइम पर। ये बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ सभी लोग जुड़ते जाइएगा। कैसे आप सभी लोग, एक विवेक सर ने शाम को 7 बजे क्लास कराई थी, वो क्लास जरूर देखना आप लोग जब आपको फुर्सत मिल जाए तो। ठीक है, अभी ये क्लास और बाद में जब फुर्सत मिले आपको, तो उस क्लास को जरूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को वहां से मिलेगा। संडे को एक मैं क्लास कराऊंगा। टॉपिक आप बता सकते हैं कि टॉपिक ऐसा क्या रहना चाहिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। संडे को शाम 7 बजे मैं एक क्लास कराऊंगा, टॉपिक आप बता सकते हैं। ठीक है, कब तक वैकेंसी आएगी, कब तक आएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन वैकेंसी आएगी। कब तक आएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब मैं इसका मतलब ये भी नहीं कि 6-7 महीना बाद आएगी। जनवरी फरवरी तक वैकेंसी आ जाएगी आपकी। जैसे कि आपका यूपीएसआई की भी वैकेंसी मार्च में आएगी। अब बताया गया है कि मार्च तक वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो आपका रूल बुक होती है, नियमावली होती है जो बोर्ड की, उसमें चेंज होना है। अब क्या होना है, उसमें कुछ परिवर्तन होना है, उसमें चेंज होना है। तो वो कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगी, कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी और उसमें वैकेंसी, फिर आपकी वैकेंसी भी आ जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ उत्तर प्रदेश के हमारे ऐतिहासिक स्थलों के बारे में है। क्या है? उत्तर प्रदेश के कुछ हमारे ऐतिहासिक स्थलों के बारे में है। क्योंकि ऐतिहासिक स्थलों की हम लोग बात करें तो इतिहास की दृष्टि से और वर्तमान में देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से इनका बहुत महत्व होता है। एक तो इतिहास की दृष्टि से, और दूसरा वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पर्यटन की दृष्टि से इसका बहुत महत्व होता है। हम इन विषयों की, हम इन स्थानों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ यूपी, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ जाओ। कहाँ चले गए आप लोग, कहाँ चले गए? एसआई में सामान्य वर्ग की एज क्या है? अब देखो, जब नई वैकेंसी आएगी उसकी नियमावली में चेंज होगा, उसकी जो रूल बुक होगी उसमें चेंज होगा, तो अब उसी का इंतजार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब पहले से क्या कहा जा सकता है? जब वैकेंसी आपके पास नहीं है, नोटिफिकेशन अभी है नहीं, तो अब क्या कहा जा सकता है कि बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, क्या रहेगा उसकी एज जनरल कैटेगरी में? ठीक है, तो मैं तो कुछ नहीं बता सकता हाल फिलहाल के क्या रहने वाली है, कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो चलिएगा, आइए, मैंने बताया कि जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं, इनका इतिहास से कोई ना कोई जुड़ाव रहा होता है। ये पुराने होते हैं, इनका कोई ना कोई हमारे इतिहास में महत्व रहता है। वर्तमान में इन स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्व होता है। लोग बहुत सारे इनको देखने जाते हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं। तो धार्मिक स्थल भी हैं कुछ हमारे पास, और कुछ ऐतिहासिक स्थल भी हैं, कुछ पर्यटक स्थल भी हमारे पास। हम उन सभी स्थलों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग आते हैं प्रदेश के पर्यटन के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रदेश के पर्यटन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, टूरिज्म के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रदेश में 1956 में, कब? 1956 में प्रदेश में सर्वप्रथम पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। क्या किया गया? पर्यटन विभाग की स्थापना प्रदेश में कब की गई? पर्यटन विभाग की स्थापना। ठीक है, प्रदेश सरकार का जो पर्यटन विभाग है, इसकी स्थापना ही 1956 में की गई।
पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई। कब की गई? 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई, 1956 में। 1972 में अगर बात करें तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। किसकी? पर्यटन निदेशालय, जो पर्यटन के बारे में डायरेक्शंस को लागू कर सके, डायरेक्शंस को जारी कर सके, निर्देशों को जारी कर सके, उसकी पॉलिसी को बना सके, पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। बहुत सारे प्लान होते हैं, एग्जीक्यूट करना, उनको बनाना। तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना प्रदेश में 1972 में की गई। कब किया गया? ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नहीं विश्वास हो तो इस क्लास के बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा मृदा की तरह, तब आप देख लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए। तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना करेगी। इसमें कुछ ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है जो आपको याद नहीं हो सकता। आप एक बार याद रखो, ऑप्शन रहेगा 1556 या 1572 तो आप लगा पाओगे, लेकिन आपकी आंखों के सामने से ये नई चीजें गुजरेंगी, ये नहीं गुजरेंगी तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में। 1972 में 1974 में भी कुछ किया गया और ये था पर्यटन विकास निगम। क्या था? पर्यटन विकास निगम। 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई, जिससे पर्यटन को और ज्यादा डेवलप किया गया। ठीक है, पर्यटन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई 1974 में। 1974 में 1974 में 1989 में क्या किया जाता है कि जो प्रदेश का पर्यटन होता है, 1989 में 1989 में प्रदेश के पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया। एक इंडस्ट्री बन गई प्रदेश में। क्या बन गया? एक इंडस्ट्री बन गई, उद्योग बन गया। अर्थात अब जो पर्यटन से जुड़े लोग रहेंगे उनसे टैक्स भी वसूला जाएगा और उनको कुछ सुविधाएं भी दी जाएंगी सरकार की तरफ से। तो एक इंडस्ट्री के रूप में इसको डेवलप करने के सोचा गया कि एक उद्योग, इससे हम कुछ कमा सकते हैं, इनकम हो सकती है, तो इसे एक उद्योग बनाया गया। 1979 में प्रदेश के पर्यटन को क्या किया गया? उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है, पर्यटन को किसको? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। उद्योग का दर्जा दिया गया पर्यटन को। ठीक है, उद्योग को पर्यटन का दर्जा दिया गया। ठीक, दर्जा दिया गया। उद्योग को क्या किया गया? उद्योग को पर्यटन का दर्जा दिया गया। तो हमारे पर्यटन से संबंधित ये सारी फैक्ट याद रखने, आपको ज्यादा नहीं है, बस 4 फैक्ट याद रखने को मैं आपको बोल रहा हूं। ये 1556 में पर्यटन विभाग कब? सबसे पहले 1556 में। 1572 में पर्यटन निदेशालय, 1574 में पर्यटन विकास निगम और 1579 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा। पर्यटन को किस चीज का दर्जा? उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये 4 चीजें आप याद रखो। पीडीएफ अनुभव कुमार कह रहे हैं कहां से मिलेगी? पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, चलेगा, मैं इसको अब यहां से मिटा देता हूं। यहां से क्या करता हूं? इसको मिटा देता हूं। लिख नहीं सकते हो क्या? पर पीडीएफ चिल्लाते रहते हो फालतू में। ठीक है, लिखा करो चीजों को। यार मैं जितनी देर में बोर्ड पे लिखता हूँ उतनी देर में तो आप भी लिख सकते हो बोर्ड पे, अगर आप लिखना चाहो तो। बस कहानी क्या है कि आप लिखना नहीं चाहते, तो जब लिखना ही नहीं चाहते तो उसकी जिम्मेदारी या उसकी दवाई मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, पीडीएफ से कुछ नहीं होता यार, सच बता रहा हूँ, पीडीएफ से कुछ भी नहीं होता। क्या हो जाएगा? मैं 4 पेज पीडीएफ लिख के आपको दे दूंगा, जब तक आप पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक हैं यार। ठीक है, तो पीडीएफ नहीं, जब तक आप खुद नोट्स नहीं बनाओगे कोई फायदा नहीं है। यूपीएसआई ऐप पर क्लास कंटिन्यू होगी। ठीक है, इस बार सैटरडे को मैं करूंगा। काफ़ी दिन हो गए क्लास नहीं कर पाई वहाँ पे। इस बार सैटरडे को यूपीएसआई एप्लीकेशन पर मैं क्लास करूंगा। ठीक है, वहाँ पे सारी पीडीएफ मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब वहाँ पे आप कुछ लोग कहेंगे कि सर फिर उन लोगों को क्यों दे रहे हो आप? तो उनसे यार वादा किया है हमने, उनसे पीडीएफ देने का। ठीक है, उनसे वादा किया है पीडीएफ देने का, तो उनको तो पीडीएफ देनी पड़ेगी ना। और उनकी क्लासें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, एक दिन में 9-9 घंटे की क्लास चलती है उनकी, 8-8 घंटे की क्लास होती हैं। तो अगर वो लिखने बैठेंगे सारी चीज़ें नहीं लिख पाएंगे, तो उनकी हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, आपकी भी होती है, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो ना।
आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं आगे आता हूँ इस चीज पर कि कभी कभी एक चीज बहुत पूछी जाती है कि विश्व विरासत स्थल प्रदेश के कितने हैं, कब हैं, कौन कब डिक्लेयर किया गया, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को ने प्रदेश के कुछ स्थानों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। पहले उनकी बात, फिर एक एक करके सबकी बात, ठीक है। विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं कुछ जिसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं, विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। अगर मैं विश्व विरासत स्थल की बात करूं तो हमारे प्रदेश में 3 साइट हैं, कितनी हैं? 3 साइट हैं जिनको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। पहली साइट है हमारा आगरा का किला, क्या है? पहला है हमारा आगरा का किला, क्या है? पहला आगरा का किला। आगरा के किला की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए कि आगरा का किला किसने बनवाया, आगरा का किला किसने बनाया, ठीक है, आगरा फोर्ट, आगरा का किला किसने बनाया, तो अगर इसकी बात की जाए तो किसी के पास जवाब नहीं होगा। नहीं तो आप बता के दिखाओ कि आगरा का जो किला था उसका निर्माण किसने करवाया, कौन से शासक ने आगरा के किले का निर्माण करवाया, आप लोग बताइएगा। पहला है जो विश्व विरासत स्थल में आता है आगरा का किला, इसको 1983 में 1983 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तभी क्या किया था, 1983 में आगरा के किला को विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को के द्वारा इंक्लूड किया गया। अभी हाल ही की अगर बात करें तो जयपुर को उसने इंक्लूड किया है विश्व विरासत स्थल में। आप लोग बताइएगा, आप, हाँ, अरे कहाँ गुस्से में रहता हूँ, आप लोग बताइएगा कि जो आगरा का किला था उसका निर्माण किसने करवाया। अब देखो जब आप आने लगे अकबर अकबर अकबर, अकबर ने निर्माण नहीं करवाया इस किले का, मेरी बात समझिएगा, हमारा राइट आंसर अकबर ही होता है, हम लगाते भी अकबर हैं, लेकिन अकबर ने इस किले का निर्माण नहीं करवाया। इस किले के निर्माण के सही शासक का पता नहीं है, इस किले के निर्माण के सही शासक का पता नहीं है। पहला जो वर्णन मिलता है इस किले के बारे में वो 1080 के आसपास का मिलता है, और 1080 के आसपास जो राजस्थान के चौहान वंश के शासक हुआ करते थे उनका किला हुआ करता था ये आगरा का किला। ये काफी पुराना किला है। अकबर ने तो बस इस किले की मरम्मत करवाई थी और आगे शासन कंटिन्यू किया था। मुगल शासकों की अगर मैं बात करूं तो चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे औरंगजेब, सब इस किले में रहे हैं। क्या रहा है? सब ने इस किले में अपना समय बिताया, सब ने इस किले में रह के अपना राज किया। तो जब बाबर भी इस किले में रहा था तो अकबर ने कैसे बनवा दिया, इस किले की मरम्मत करवाई थी, इस किले को रिनोवेट किया था अकबर ने, बनवाया नहीं था इस किले को। क्या था? इस किले को बनवाया नहीं था अकबर ने, ठीक है, अकबर ने इस किले को बनवाया नहीं था। हाँ, कहा जाता है कि 1080 में इस किले का वर्णन मिलता है जब महमूद गजनबी ने इस पर आक्रमण किया था। 1080 के आसपास से इस किले का ऐतिहासिक जो वर्णन है वो पाया जाता है। इसी किले पर महमूद गजनबी ने भी आक्रमण किया था और इस किले को ध्वस्त किया था, इस किले को ध्वस्त किया था। और ये किला चौहान वंश के शासकों का, राजस्थान के जो राजपूत राजा हुआ करते थे उन्हीं के हाथों में ये किला होता था। वहां से जब भारत में मुगल आए तो मुगलों के हाथ में चला गया, और बात में अब तक है हमारे पास। हम अकबर से मानते जरूर हैं कि अकबर ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन सही मायनों में अकबर ने इसका निर्माण नहीं करवाया। अकबर ने इस किले का बस जीर्णोद्वार कह सकते हैं, पुनरुद्वार कह सकते हैं, बस ये किया था। 1504 में जब आगरा को बसाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, तो उसने भी इस किले में ही अपना क्या किया था, शासन को कंटिन्यू किया था। जब छावनी बनाई थी, सैनिक छावनी बनाई थी आगरा में, उपराजधानी बनाई थी, जो सिकंदर लोदी था वो आगरा तो स्वयं गया नहीं था, आगरा तो स्वयं गया नहीं था, राजधानी तो उसकी दिल्ली ही थी। राजधानी क्या थी उसकी? दिल्ली थी। उसने आगरा में जो आगरा का किला हुआ करता था, आज हम जिसको आगरा का किला कहते हैं, यहाँ पर अपनी एक सैनिक छावनी बनाई थी ताकि वो राजस्थान के जो शासक हुआ करते थे, राजपूत शासक, उनसे लोहा ले सके। उसका सपना था कि राजस्थान को भी हम, राजस्थान के शासकों को जीत के राजस्थान में भी हम दिल्ली का शासन पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए उसने राजस्थान के बॉर्डर पर ही क्या किया, अपनी एक सैनिक छावनी बनवाई जिसको हम आज आगरा के रूप में जानते हैं।
आगरा के रूप में हम जानते हैं। बाद में मुगलों के हाथ में जब आया, और जो आपका कोहिनूर हीरा है इसी किले से जो आपके मुगल शासक थे उनको प्राप्त हुआ था, इसी किले से मुगल शासकों को कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये अकबर ने नहीं बनवाया था, आप इसको याद रखेंगे, अकबर ने बस इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहली जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो आपकी आगरा का किला। ठीक है, क्या है, आगरा का किला 1883 में, आगरा का किला 1883 में। ठीक है, आगरा का किला, ठीक, आगरा का किला 1983 में इसको इंक्लूड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। दूसरी बात करें तो ताजमहल है, कौन है, ताजमहल है। ताजमहल की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में कहा जाता है, ताजमहल के बारे में, कि इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम, क्या कहा जाता है कि अपनी बेगम की याद में, मुमताज महल की याद में इस ताजमहल का निर्माण करवाया था, मकबरा कहा जाता है। तो इस ताजमहल का निर्माण करवाया था 1648 में, कहा जाता है कब, 1648 तक, ये लगभग 17 सालों में ये ताजमहल बन के तैयार हुआ, 17 सालों में, जिसमें लगभग 20,000 मजदूर लगे थे इसको बनाने में। कितने मजदूर लगे थे इसको बनाने में, 20,000 मजदूर लगे थे इस ताजमहल को बनाने में। हाँ, हाँ, चलिए, लगभग 1648 में लगभग 17-18 साल के आसपास लग गई थी उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी प्रमुख शिल्पकार माने जाते हैं इसके। ठीक है, हाँ, उस्ताद अहमद लाहौरी प्रमुख शिल्पकार माने जाते हैं इस ताजमहल के, और 1983 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। 1983 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। ठीक, किसने बनवाया था, शाहजहां ने। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है, मिटा देता हूँ इसको इसके नीचे से, तीसरा है हमारे पास फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी भी विश्व विरासत स्थल में शामिल है। फतेहपुर सीकरी की अगर मैं बात करूं तो फतेहपुर सीकरी को भी लगभग 8 साल बसाने में लगी थी। अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी को 1572 में बसाया था। आगरा से लगभग 36 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है। जब आप भरतपुर की तरफ जाएंगे तो फतेहपुर सीकरी पड़ती है। और फतेहपुर सीकरी को अकबर ने जब बसाया, यहीं पर उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात जब उसने जीती और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यहीं पर उसने बुलंद दरवाजा बनवाया, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। तो फतेहपुर सीकरी भी आपका क्या है, फतेहपुर सीकरी भी आपका विश्व विरासत स्थल है। 1986 में इसको शामिल किया गया, 1986 में इसको शामिल किया गया, और इसी क्षेत्र को उसने अपनी राजधानी भी बनाया था। अकबर ने आगरा से राजधानी ट्रांसफर कर दी फतेहपुर सीकरी, लेकिन ये प्लान, उसका जो सोच थी, समझ थी कि हम आगरा से फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाएंगे, ये ज्यादा दिन चली नहीं। क्यों नहीं चल पाई, क्योंकि जो फतेहपुर सीकरी था वहां पर पानी का बहुत ज्यादा संकट था, वहां पर पीने का पानी नहीं मिला जमीन में। दोबारा से राजधानी मुगल काल की आगरा की तरफ आ गई। कहां पर आ गई, आगरा की तरफ आ गई। तो ये 3 आपके पास ऐतिहासिक स्थल हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं। आगरा का किला 1983 में, ताजमहल 1983 में, और फतेहपुर सीकरी भी 1986 में। फतेहपुर सीकरी कब, 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको डिक्लेयर किया गया। तो ये 3 स्थल थे। इसके बाद मैं एक एक करके आगे चलता हूं। ठीक है, इन 3 के बाद हम लोग आगे चलेंगे। और 3 के बाद एक ऐतिहासिक स्थल है हमारे पास काफी पुराना, जहां से सैंधव कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा, क्या है, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अतरंजी खेड़ा की बात कर लेते हैं। कहा जाता है यहां से लोहे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, लोहे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा की अगर मैं बात करूं, अतरंजी खेड़ा पड़ता है प्रदेश के एटा जनपद में। कहां पर पड़ता है, प्रदेश के एटा जनपद में पड़ता है आपका अतरंजी खेड़ा। इसके बारे में कहा जाता है कि यहां से लोहे
लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से सैंदवकालीन सभ्यता के धान की खेती के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या हुआ? धान की खेती के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बारे में कहा जाता है कि काफी प्राचीन सभ्यता जो गैरिक मृदभांड संस्कृति हुआ करती थी, गैरिक मृदभांड संस्कृति से लेके गुप्तकालीन संस्कृति तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से गैरिक मृदभांड संस्कृति से लेकर के गुप्तकालीन संस्कृति से लेकर गुप्तकालीन जो गुप्त शासकों के समय की जो संस्कृति हुआ करती थी उस सब के साक्ष्य प्राप्त हुए अतरंजी खेड़ा से। तो ऐतिहासिक महत्व बहुत है, प्राचीन ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है इस स्थल का। क्या है? इस स्थल का महत्व बहुत ज्यादा है। हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो धान की खेती के साक्ष्य थे वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हड़प्पा कालीन सभ्यता जो हुआ करती थी आपके, उसके धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का शिव मंदिर प्राप्त हुआ है जिसमें 5 शिवलिंग हैं। कैसा है? 5 शिवलिंग का एक शिव मंदिर यहाँ पर प्राप्त हुआ है अतरंजी खेड़ा में। जो आपका चीनी यात्री था हुएनसांग, उसने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन किया है और इसको पिलोसान नाम दिया है। इस जगह को क्या नाम दिया है? उसने इसको पिलोसान नाम दिया है। किसने? हुएनसांग ने भी अपने यात्रा वृतांत में इसका वर्णन किया और इस अतरंजी खेड़ा को उसने पिलोसान कहा है। क्या कहा है उसने? पिलोसान कहा है अतरंजी खेड़ा को। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हुएनसांग के अनुसार हुएनसांग ने जिस पिलोसान का अपनी पुस्तक में वर्णन किया है, अपने यात्रा वृतांत में वर्णन किया है, उस स्थान को आज हम किस नाम से जानते हैं? तो अतरंजी खेड़ा हमारा राइट आंसर होगा। इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है हमारे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, क्योंकि यहाँ से गैरिक मृदभांड संस्कृति से लेके गुप्तकालीन संस्कृति तक, कब तक? गुप्तकालीन संस्कृति तक के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये एक छोटी सी नदी के किनारे है जिसका नाम काली नदी है। क्या है? एक छोटी सी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब तो समाप्त है खैर। तो यहीं पर क्या है? गैरिक मृदभांड संस्कृति से लेके गुप्तकालीन संस्कृति तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता के भी धान की खेती के यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पिलोसान आप याद रखेंगे ना, पिलोसान क्या होता है? हाँ, हुएनसांग हर्षवर्धन के काल के समय, बिल्कुल सही। हाँ जी, ठीक, चलेगा। आगे चलते हैं। अतरंजी खेड़ा की तरह एक और है जिसे हम आलमगीरपुर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आलमगीरपुर के नाम से जानते हैं। आलमगीरपुर की मैं बात करूं तो आलमगीरपुर से भी हमें कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सैंदवकालीन सभ्यता के। ठीक है, आलमगीरपुर की अगर मैं बात करूं, आलमगीरपुर आपके मेरठ जनपद में है। कहाँ पर है? मेरठ जनपद में है आलमगीरपुर। ये हिंडन नदी के किनारे है। किसके किनारे? हिंडन नदी के किनारे। वर्तमान में एक छोटा सा कस्बा है हिंडन। अतरंजी खेड़ा कोई कस्बा नहीं है। अतरंजी खेड़ा क्या है? कोई कस्बा नहीं है, अब तो गांव भी नहीं कह सकते, उसके आसपास गांव बसे हुए हैं। ये अतरंजी खेड़ा एक अभी कह सकते हैं कि छोटा सा टीला टाइप है जहाँ पर पहले राजा, एक अनुश्रुति के मुताबिक क्या है, जो किंवदंती वगैरह होती हैं, बहुत सारे कथा इसके बारे में प्रचलित हैं कि यहाँ पे एक राजा बैन का शासन हुआ करता था। तो राजा बैन के बारे में आपको बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई गांव नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, बस एक नदी है और नदी के किनारे ये टीला जैसा बना हुआ है जहाँ पर लोग अपने मतलब जो इतिहासकार वगैरह थे अपनी सर्च खोज करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और भी बहुत सारे साक्ष्य जो गैरिक मृदभांड संस्कृति से लेके आज तक के हैं, गुप्तकालीन संस्कृति तक के हैं, बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हुएनसांग के समय पर भी काफ़ी ऐतिहासिक महत्व था इस स्थल का। हो सकता है उस समय यहाँ पे राजा कोई शासन करते हो और हुएनसांग को यहाँ पर आने का मौका मिला हो, हुएनसांग भी यहाँ पर आया हो, तो वो भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमारे मतलब की नहीं है। तो क्या है, आलमगीरपुर की बात कर रहे थे, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सैंदवकालीन सभ्यता के कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या हुआ है? कपास की खेती के यहाँ से
साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, कपास की खेती के यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सैंधवकालीन सभ्यता की। किसकी? क्वेश्चन पूछा जाता है कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कपास की खेती के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैं बात करूं अगर आलमगीरपुर की, तो यहाँ पर 1958 में 1958 में खुदाई भी की गई। जैसे हाँ, खुदाई भी की गई 1958 में यहाँ पर खुदाई की गई और ये यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में की गई। किसके शर्मा? कौन? 1958 में बहुत सारी खुदाई ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाने के लिए, क्योंकि जब पता लगा कि सैंधवकालीन सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है, यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए कि उस समय कपास की खेती भी करते थे लोग, तो यहाँ पर एक खुदाई की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस समय के बारे में हमें जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर खुदाई की गई 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई की गई। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इस स्थान की खुदाई की गई। तो आलमगीरपुर समझ गए ना, बस इतना ही क्वेश्चन बनते हैं आलमगीरपुर से, और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है। बात कर लेते हैं आगरा की। आगरा का किला देख लिया, आगरा की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग आगरा की बात करें तो लोधी वंश का शासक था जिसका नाम था क्या? सिकंदर लोधी। जिसका नाम क्या था? सिकंदर लोधी जिसका नाम था। इस लोधी वंश के शासक ने सिकंदर लोधी, कौन? सिकंदर लोधी ने, ठीक है, सिकंदर लोधी ने जो कि शासक बना था 1489 से लेके 1517 तक यहाँ का शासक रहा था। 1517 से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, शासक था। इसने क्या किया? अभी मैंने बताया इसने क्या किया कि दिल्ली से अलग था इस समय राजस्थान के क्षेत्र, जो राजस्थान के क्षेत्र थे वो दिल्ली से अलग थे, दिल्ली सल्तनत से अलग थे। बाकी का उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, चाहे पश्चिम में पंजाब हो, पाकिस्तान का हिस्सा हो, लाहौर का हिस्सा हो, वो सभी दिल्ली सल्तनत के ही हिस्सा थे। लेकिन राजस्थान का जो क्षेत्र था वो अभी भी इससे बाहर था, दिल्ली सल्तनत में नहीं आता था। इसके मन में सूझा कि क्यों ना हम दिल्ली सल्तनत में राजस्थान के भी कुछ हिस्से मिला लें, राजस्थान के जो राजा हैं हम उनको पराजित करें। तो इसने कहा देखो बॉर्डर तो है ही आगरा के, ये दिल्ली है, यहाँ पे ये दिल्ली है, ये क्या है? मध्य प्रदेश है आज का, और ये राजस्थान है। ये क्या है? राजस्थान है। आगरा कहाँ पर है? यहाँ पर। इसने कहा कि क्यों ना हम राजस्थान के बॉर्डर पर ही एक अपनी सैनिक छावनी बनाए, ताकि जरूरत पड़ने पर एक तरफ से दिल्ली से राजस्थान में प्रवेश करें और एक तरफ आगरा की तरफ से राजस्थान में प्रवेश करें और राजाओं को घेरा जाए। तो इसने क्या किया कि दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अपनी एक सैनिक छावनी बना दी। दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर, 200 किलोमीटर के आसपास है दिल्ली से आगरा, तो 200 किलोमीटर की दूरी पर इसने एक अपनी सैनिक छावनी बना दी, बिल्कुल राजस्थान की ही सीमा पर। और इसको सैनिक छावनी बनाने के लिए किला भी मिल गया, भाई किला पहले से बना था, किला भी मिल गया, तो इसने यहां पर अपनी सैनिक छावनी बना दी और इसको अपनी उप राजधानी डिक्लेयर कर दिया 1504 में। तो अगर बात आती है कि आगरा की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोधी ने की। सिकंदर लोधी किस वंश का शासक था? सिकंदर लोधी किसका था? लोधी वंश का शासक था। सिकंदर लोधी किसका उत्तराधिकारी था? सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी था। सिकंदर लोधी के बाद 1517 में यहाँ का शासक कौन बना? इब्राहिम लोधी यहाँ का शासक बना। इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया? बाबर ने इसको पराजित किया। ठीक है, बाबर ने पानीपत के युद्ध में इसको पराजित किया 1526 में, इब्राहिम लोधी को। ठीक है, किसको? इब्राहिम लोधी को। सिकंदर लोधी तो पहले ही भाई काम तमाम हो चुका था इसका 1517 में। तो 1504 में आगरा की स्थापना की गई। आगरा को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? ये भी आप समझ गए, ये भी आप क्या हो गए, ये भी आप समझ गए। आगरा के अगर प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूं तो अग्रबन, आर्यगृह, अग्रबन, ये सब आगरा के प्राचीन नाम हुआ करते थे। ठीक है, हाँ, लोधी वंश का बिल्कुल सही। आगरा के जो पुराने नाम हुआ करते थे वो अग्रबन हुआ करता था, आर्यगृह हुआ करता था। ठीक है, ये प्राचीन नाम थे। आज अगर बात करूं कि आगरा में क्या क्या है जहां पर आप देखने जा सकते हैं या ऐतिहासिक महत्व है जिसका, आगरा का लाल किला है। क्या है? आगरा का लाल किला है। ठीक है, आगरा का लाल किला है। आगरा में एक मोती मस्जिद भी है, एक मोती मस्जिद भी है, एक जामा मस्जिद भी है। जिस प्रकार से दिल्ली में जामा मस्जिद है उसी प्रकार से आगरा में भी
जामा मस्जिद है। क्वेश्चन पूछा जाए अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो अकबर का मकबरा भी यहीं पर है, ठीक है। अकबर का मकबरा भी आगरा में है, सिकंदरा में, आगरा के बिल्कुल जस्ट बगल में है। आगरा से जब आप मथुरा की तरफ जाएंगे तो आगरा के पास ही सिकंदरा पड़ेगा। इसी सिकंदरा में क्या है, आपके अकबर का मकबरा है, ठीक है। अकबर का मकबरा है। चीनी का रोजा है यहाँ पर, रामबाग है यहाँ पर, दयाल बाग है यहाँ पर, ठीक है। रामबाग है यहाँ पर, दयाल बाग है यहाँ पर, एतमाद दौला का मकबरा है यहाँ पर, और आपके मोती मस्जिद है यहाँ पर, और बाकी फतेहपुर सीकरी थोड़ा पास में है, 35-36 किलोमीटर दूर। तो आगरा का भी महत्व आप लोग समझ गए होंगे। ताजमहल आपको पता ही है, बता चुका मैं, ठीक है। तो ताजमहल भी है। आगे हम लोग आते हैं आगरा के बाद। स्थापना कब की आगरा की? 1504 में। यमुना नदी के किनारे है, ये भी क्या है, यमुना के किनारे है आगरा, ठीक है। कब स्थापना हुई? 1504 में। अब बात कर लेते हैं हम लोग कन्नौज की। किसकी बात कर लेते हैं? कन्नौज की बात करते हैं। और कन्नौज पे देखा जाए हर्ष जो शासक हुआ करता था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। कन्नौज पर हर्षवर्धन के शासन के अंत के बाद यहाँ पर कन्नौज पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें राष्ट्रकूट शासक हुआ करते थे, गुर्जर प्रतिहार थे, पाल वंश के शासक थे। इन सभी में यहाँ पर क्या हुआ, इन सभी में यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, जिस पर सबसे ज्यादा जो शासन किया वो था गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने। किसने? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने कन्नौज पर सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने। इससे भी पुराना इतिहास है इसका, शासकों ने, इससे भी पुराना इतिहास है इसका, क्योंकि पतंजलि के अगर महाभाष्य की हम लोग बात करें, जो पतंजलि थे, पतंजलि के महाभाष्य की बात करें तो महाभाष्य ने इसका अपनी पुस्तक में, पतंजलि की महाभाष्य जो पुस्तक है इसमें इसका वर्णन है। महाभारत में इसका वर्णन है। किसका? महाभारत में इसका वर्णन है, ठीक है। महाभारत में इसका वर्णन है, तमाम पुराणों में इसका वर्णन है। किसका? कन्नौज का। कन्नौज का जो पुराना नाम हुआ करता था वो कान्यकुब्ज होता था, और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है कन्नौज, ठीक है। कान्यकुब्ज इसका पुराना नाम होता था, कान्यकुब्ज। और जो हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन थे, इनके समय पर इसका नाम महोदय श्री हुआ करता था। क्या होता था? महोदय श्री इनके समय पर इनका नाम हुआ करता था। जो आपके फायान और ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे, उन्होंने भी इस नगर की काफ़ी चर्चा की है, काफ़ी बड़ाई की अपनी पुस्तकों में। किसकी? कन्नौज की। किसकी? कन्नौज की अपनी पुस्तकों में काफ़ी बड़ाई की है। तो कन्नौज की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो वर्णन है काफ़ी पुराने समय से मिलता है। कब इसकी स्थापना की गई थी इस बारे में नहीं पता, लेकिन पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इस नगर की चर्चा की है। महाभारत में भी इस नगर की चर्चा है, तमाम पुराणों में इस नगर की चर्चा है। कान्यकुब्ज के नाम से इसको बताया गया है। और जो आपके हर्षवर्धन हुआ करते थे, हर्षवर्धन के समय पर इस नगर को कहा जाता था क्या? महोदय श्री। महोदय श्री इस नगर को कहा जाता था। किसको? कन्नौज को। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। हाँ, बाकी जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना यूपी की, मज़ा आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। अभी तो बस मैं स्थल बता रहा हूँ, कन्नौज वगैरह इन सब का, ठीक है। कि छेमकली का मंदिर, हाँ सही कह रहे हो। चलिए, छेमकली का मंदिर, हाँ चलिए। जब भारत पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, और मोहम्मद गोरी के समय कन्नौज के अगर शासकों की बात करें तो गहेड़वाल वंश का यहाँ पे शासक थे जयचंद। कौन थे? जयचंद गहेड़वाल वंश का शासन था, जो कि लगभग कह सकते हैं अंतिम शासक था, ठीक है। बाद में इसको भी पराजित करके इस कन्नौज को हड़प लिया गया विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। तो जो गहेड़वाल वंश के जयचंद थे, अंतिम शासक कह सकते हैं हम लोग इस कन्नौज पर। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा बन गई कन्नौज भी, ठीक है। चलेगा, इसको खत्म करते हैं। आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, जयचंद वगैरह के बारे में जब हिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग। यूपी की हिस्ट्री मज़ा आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। जब पढ़ाऊँगा तो आपको लगेगा कि मुझे बहुत तगड़ी हिस्ट्री आती है। आकाश यादव आएगी यार, क्यों परेशान हो?
हाँ, फर्रुखाबाद में संकीसा स्थल की भी हम लोग बात करेंगे भाई, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कपिलवस्तु। किसकी बात कर लेते हैं? कपिलवस्तु की बात कर लेते हैं। कपिलवस्तु की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता किसी को। कोई कहता है कि अब जो उस समय का कपिलवस्तु था, आज अगर देखा जाए तो ये नेपाल में है, लेकिन कोई कहता है कि हमारे प्रदेश में एक जगह है पिपरहवा। क्या है? पिपरहवा, जिसको हम अब हम सिद्धार्थ नगर कहते हैं। सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ नगर कहते हैं, ठीक है। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि कपिलवस्तु यही सिद्धार्थ नगर है। कुछ लोगों का मानना है कि कपिलवस्तु आज के नेपाल में है, भारत में नहीं है। तो ये जो कपिलवस्तु थी, ये यहाँ पर शाक्य वंश के जो राजा थे सुद्धोधन, उनकी राजधानी हुआ करती थी। शाक्य वंश के राजा जो थे सुद्धोधन, शाक्य वंश क्षत्रिय वंश माना जाता था। क्षत्रिय वंश, शाक्य वंश, ठीक है। तो शाक्य वंश के राजा, क्षत्रिय वंश का ही एक क्षत्रियों का ही एक वंश होता था शाक्य वंश। तो शाक्य वंश के राजा थे राजा शुद्धोधन। उनकी राजधानी थी यहीं से कुछ दूरी पर भगवान बुद्ध थे, उनकी जन्म स्थली, इसका नाम लुम्बिनी है। क्या है? यहीं से थोड़ी सी दूरी पर लुम्बिनी है, ठीक है। यहीं से थोड़ी दूरी पर क्या है? लुम्बिनी है। तो कपिलवस्तु की बात करूं मैं तो कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पिपरहवा वर्तमान में सिद्धार्थ नगर है, इसी को कहा जाता है क्या? कपिलवस्तु उस समय का। यहाँ पर शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन का शासन हुआ करता था। शाक्य वंश के राजा यहाँ पर शुद्धोधन का यहाँ पर शासन हुआ करता था। यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है? जो भगवान बुद्ध की अस्थियां थी, ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की अस्थियां से युक्त एक पाषाण मंजूषा प्राप्त हुई है। क्या हुआ है? भगवान बुद्ध की यहाँ से एक जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियों से युक्त एक पाषाण मंजूषा प्राप्त हुई है, ठीक है। एक पत्थर की मंजूषा प्राप्त हुई है, इस पर भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं। अब कितना सच है ये नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो कपिलवस्तु है यहीं से भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियों से युक्त एक पाषाण मंजूषा प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। ये कपिलवस्तु जान गए ना, वर्तमान में सिद्धार्थ नगर को ही कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था? राजा शुद्धोधन का शासन हुआ करता था कपिलवस्तु, ठीक है। कपिलवस्तु, राजा शुद्धोधन। आगे मैं बात करता हूँ कुशीनगर की। किसकी बात करता हूँ? कुशीनगर की बात करता हूँ। कुशीनगर 16 महाजनपदों में एक जनपद की राजधानी हुआ करती थी, उसका आप नाम लिखेंगे, ठीक है। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर, बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो कुशीनगर की हम लोग बात करें तो पुराने समय पर इसे कुशीनारा कहा जाता था। 483 ईसा पूर्व में माना जाता है यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कहाँ पर? कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण हुआ था। और अगर ये देखा जाए तो ये विश्व स्तर का बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। विश्व स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पर, जहां भी दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं उनके लिए पवित्र स्थान है। तो क्या हो जाएगा? महापरिनिर्वाण यहीं पर हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इसी स्थान पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्ल की राजधानी, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मल्ल की राजधानी, जो आपका 16 महाजनपद में जनपद मल्ल हुआ करता था, इसी मल्ल जनपद की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर, ठीक है। मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी आपकी कुशीनगर। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की एक शयन मुद्रा में मूर्ति है। यहाँ पर क्या है? भगवान गौतम बुद्ध की एक शयन मुद्रा में, अर्थात सोते हुए गौतम बुद्ध, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थानों पर है? तो आपके कहां पर है? कुशीनगर में, जिसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 6.1 मीटर, 6 मीटर के आसपास की इस मूर्ति की लंबाई है। कहां पर है? कुशीनगर में। कुशीनगर में एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाने की बात की जा रही है और बनाया भी गया है, हालांकि अभी स्टार्ट वाले न हुआ हो, ठीक है। और यहाँ पर एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक म्यूजियम भी है, कुशीनगर में, जहां पर उस समय से संबंधित काफी बौद्ध
बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी चीज़ों को रखा गया है जिससे आप धर्म के बारे में समझ सकते हैं, इस धर्म की जानकारी आप जुटा सकते हैं। ठीक है, हाँ, शयन मुद्रा में चलेगा। तो इस क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल और बहुत सारे हमारे पास स्थल रहेंगे, ऐतिहासिक स्थल, और भी इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, हिस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी। ठीक है, चलेगा। तो इस क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल। ख्याल रखेंगे अपना, खुश रहेंगे, मज़े करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, बाकी 7 बजे क्लास न देखी हो तो देख लेना, विवेक सर वाली। पूछते रहते हो कैब और एनआरसी क्या होता है, तो देख लेना, पता लग जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो पंकज शुक्ल कह रहा है सर मैं सिद्धार्थनगर से ही हूँ, शाबाश, थैंक यू। तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और इसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया कोर्स हमारे पास, अगर एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इवन डीआरडीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ एमटीएस की मैंने बताया था, बहुत अच्छी जॉब है, ग्रेड सी की जॉब है, ग्रेड सी की जॉब है, ग्रेड डी की जॉब नहीं है एमटीएस। तो आप उसके बारे में अगर गलत ख्याल हो कि ग्रुप डी की जॉब होती है, वो ग्रेड सी की जॉब होती है। ठीक है, तो उसमें भी आप अभी भी एप्लीकेशन अगर आपने फिल नहीं किया है तो उसको एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, अभी भी आपके पास वक्त बचा हुआ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।